ऑल एमपी चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक हमने पढ़ा मध्य प्रदेश का परिदृश्य, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप। आज हम कवर करेंगे मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की नदियों को पढ़ेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और यहाँ से एक ना एक प्रश्न आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ऑल एमपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम देखेंगे अपवाह तंत्र, जिसमें मध्य प्रदेश की नदियों को काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। तो मध्य प्रदेश की नदियों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की नदियों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो मध्य प्रदेश की नदियों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले प्रथम वे, जो केवल वर्षा ऋतु में पानी से भर जाती हैं। कुछ नदियाँ होती हैं जो केवल बरसात के समय ही चलती हैं, जो वर्षा ऋतु में पानी से भर जाती हैं, परंतु अन्य मौसमों में सूखी पड़ी रहती हैं। और अन्य मौसमों में क्या रहती हैं, वो सूखी पड़ी रहती हैं। और दूसरी वे नदियाँ हैं जिनमें 12 महीने पानी रहता है। मध्य प्रदेश में नदियाँ विभिन्न दिशाओं की ओर प्रभावित होती हैं, और कुछ नदियाँ हैं मध्य प्रदेश में जो अनेक दिशाओं की ओर प्रभावित होती हैं। जैसे उत्तर की ओर बहने वाली नदियों में मुख्य रूप से चंबल, बेतवा, सोन, कैन आदि हैं, तथा दक्षिण की ओर बहने वाली नदी में मुख्य रूप से बैनगंगा आदि है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में नर्मदा और ताप्ती है। तो नदियों से कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो हमने इस प्रकार से देखा कि मध्य प्रदेश की नदियों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम वे, जो केवल वर्षा ऋतु में पानी से भर जाती हैं, परंतु अन्य मौसमों में सूखी पड़ी रहती हैं। और दूसरी वे नदियाँ हैं जिनमें 12 महीने पानी रहता है। तथा मध्य प्रदेश में नदियाँ विभिन्न दिशाओं की ओर प्रभावित होती हैं। उत्तर की ओर बहने वाली नदियों में चंबल, बेतवा, सोन, कैन आदि हैं, तथा दक्षिण की ओर बहने वाली नदियों में बैनगंगा आदि हैं, तथा पश्चिम की ओर बहने वाली में नर्मदा व ताप्ती हैं। आइए कुछ और देखते हैं, कुछ और नदियों के बारे में। इसके अलावा इन नदियों के अतिरिक्त अन्य बहुत सी छोटी सहायक नदियाँ भी हैं। ये सभी नदियाँ प्रदेश की विभिन्न दिशाओं में प्रभावित होती हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं आगे। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में अब हम एक एक नदियों को कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम नर्मदा नदी, जिसे हम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। तो आइए देखते हैं। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। तो नर्मदा को क्या कहा जाता है? नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। यह नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के मैकाल श्रृंखला की अमरकंटक नामक पहाड़ी से निकलती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन है? तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन है? नर्मदा नदी। ये कहाँ से निकलती है? तो आपको ध्यान रखना है अनूपपुर जिले से। और अनूपपुर जिले के मैकाल श्रृंखला की अमरकंटक नामक पहाड़ी से निकलती है, और एक तंग गहरी एवं सीधी घाटी से होकर, कहाँ से? और यह एक तंग गहरी सीधी घाटी से होकर पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ की ओर बहती है नर्मदा नदी? पश्चिम की ओर बहती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी किस ओर बहती है? तो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। किस जिले से निकलती है? अनूपपुर जिले से निकलती है। वैसे क्या कहा जाता है? इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ और। यह नदी मंडला, यह कौन कौन से ज़िलों में? यह नदी मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, खंडवा तथा खरगोन और गुजरात के भरूच ज़िलों में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो यह नदी किन किन ज़िलों में बहती है? यह नदी मंडला में, जबलपुर में, नरसिंहपुर में, होशंगाबाद में, खंडवा में, खरगोन में और गुजरात के भरूच ज़िलों में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह नदी 1312 किलोमीटर लंबी है। तो इस हिसाब से पूछा जा सकता है यह नदी कितनी लंबी है? यह नदी 1312 किलोमीटर लंबी है।
और मध्य प्रदेश में कितनी बहती है, वह तो उसकी टोटल लंबाई है। और यह मध्य प्रदेश में कितनी बहती है, 1077 किलोमीटर बहती है। इसका आबवाय क्षेत्र है 93,180 वर्ग किलोमीटर। तो इसका आबवाय क्षेत्र कितना है, 93,180 वर्ग किलोमीटर। तो आपने देखा मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के मैकाल श्रृंखला की अमरकंटक नामक पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है और एक तंग गहरी एवं सीधी घाटी से होकर पश्चिम की ओर बहती है। यह नदी मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, खंडवा तथा खरगोन और गुजरात के भरूच जिलों में बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह नदी 1312 किलोमीटर लंबी है और मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है। इसका अववाहि क्षेत्र 93,180 वर्ग किलोमीटर है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है। यहाँ से एक या दो प्रश्न आपको ज़रूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओलएमपी चैनल पे हर एक वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए देखते हैं अगली नदी के बारे में हम। अब देखेंगे हम ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी भी काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है, इसके बारे में देखते हैं। ताप्ती नाम की उत्पत्ति संस्कृत के पात शब्द से हुई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ताप्ती नाम की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो ताप्ती नाम की उत्पत्ति संस्कृत के पात शब्द से हुई है। तापी या ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से, तापी या ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से मुल्ताई मूल ताप्ती नगर के पास से सतपुड़ा के दक्षिण में 762 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की कौन से ज़िले से निकलती है ताप्ती नदी। तो यह निकलती है मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले से। इसके अलावा ताप्ती नाम की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो यह संस्कृत के पात शब्द से हुई है। तापी या ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई मूल ताप्ती नगर के पास से सतपुड़ा के दक्षिण में 762 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यह नदी पूर्व से पश्चिम, यह नदी कहाँ से, यह नदी पूरब से पश्चिम नर्मदा के समांतर बहने के पश्चात खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह नदी क्या, यह नदी पूरब से पश्चिम नर्मदा के समांतर बहने के पश्चात खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर, इसकी लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर। और इसका पूर्वा गिरना, बोरी, पाछुरा, बाघुड़ा और सिवा ताप्ती इनकी अन्य सहायक नदियाँ हैं। तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, पूर्वा है, गिरना है, बोरी है, पाछुरा है और बाघुड़ है। और सिवा ताप्ती की सहायक नदियाँ हैं। जो पाछुरा है और बाघुड़ और सिवा ताप्ती की अन्य सहायक नदियाँ हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। ताप्ती काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है। तो ताप्ती नाम की उत्पत्ति किससे हुई है आपसे पूछा जाएगा, संस्कृत के पात शब्द से हुई है। और तापी या ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई मूल ताप्ती नगर के पास से सतपुड़ा के दक्षिण में 762 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यह नदी पूरब से पश्चिम नर्मदा के समांतर बहने के पश्चात, तो आपसे पूछा जा सकता है नर्मदा के समांतर कौन बहती है। तो यह नदी पूरब से पश्चिम नर्मदा के समांतर बहने के पश्चात खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर है। इसका पूर्वा, गिरना, इसकी सहायक नदियों में पूर्वा, गिरना, बोरी, पाछरा और बागुड़ और सिवा ताप्ती अन्य सहायक नदियां हैं। तो किसकी सहायक नदियां हैं, सभी ताप्ती की सहायक नदियां हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक या दो प्रश्न यहाँ से भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आइए देखते हैं एक और नदी। अब हम देखेंगे चंबल नदी के बारे में। चंबल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चंबल नदी प्राचीन काल में इसे किस नाम से जाना जाता था, प्राचीन काल में इसे चरमड़वती या इसे चरमावती भी कहते हैं कई जगह। तो प्राचीन काल में इसे चरमड़वती के नाम से या चरमावती के नाम से भी जानी जाने वाली नदी है, जो वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है, चंबल नदी के नाम से विख्यात है। तो प्राचीन काल में आपसे पूछा जा सकता है कि चंबल नदी को किस नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन काल में चंबल नदी को चरमड़वती या चरमावती के नाम से जाना जाता था और वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है, चंबल नदी के नाम से यह विख्यात है। और इसके बारे में देखें, इसकी कुल लंबाई वगैरह के बारे में। और इसकी लंबाई देखें तो चंबल की लंबाई है मुख्य रूप से
चंबल की लंबाई मुख्य रूप से है 961 किलोमीटर के लगभग। जो यहाँ पे गलत प्रिंट है जिससे दिखाया है यहाँ 9651 किलोमीटर, लेकिन चंबल की लंबाई है मुख्य रूप से 961 किलोमीटर के लगभग, 961 या 965 किलोमीटर के लगभग। यह नदी इंदौर जिले की महू तहसील के समीप स्थित। यह नदी कहाँ से निकलती है? यह नदी इंदौर जिले की महू तहसील के समीप, इंदौर जिले के महू तहसील के समीप स्थित जानापाव नामक पहाड़ी, जो 854 मीटर की ऊंचाई से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर, कहाँ की ओर? उत्तर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में? तो मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर जिलों में बहती हुई राजस्थान के बूंदी, कोटा और धौलपुर में बहती है। राजस्थान के कौन कौन में? राजस्थान के बूंदी, कोटा और धौलपुर में बहती है। फिर पूर्वी भाग में बहती हुई इटावा उत्तर प्रदेश से 38 किलोमीटर दूर यमुना नदी में मिल जाती है। तो चंबल नदी के बारे में हमने देखा, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। चंबल नदी की लंबाई कितनी है? चंबल नदी की लंबाई है लगभग 965 किलोमीटर के लगभग, और यह नदी इंदौर जिले की महू तहसील के समीप स्थित जानापाव नामक पहाड़ी, जो 854 मीटर की ऊंचाई से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर जिलों में बहती हुई राजस्थान के बूंदी, कोटा और धौलपुर में बहती है। तो मध्य प्रदेश के कौन कौन जिलों में बहती है? मध्य प्रदेश के रतलाम, मंदसौर, धार, उज्जैन, इसके अलावा राजस्थान की बूंदी, कोटा और धौलपुर में। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये राजस्थान के कौन से ज़िलों में बहती है या मध्य प्रदेश के कौन से ज़िलों में बहती है। फिर पूर्वी भाग में बहती हुई इटावा उत्तर प्रदेश से 38 किलोमीटर दूर यमुना नदी में यह मिल जाती है। तो हमने चंबल नदी के बारे में देखा। अब आगे हम एक और नदी के बारे में देखें जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम पढ़ रहे हैं नदियों का अपवाह तंत्र, जो काफ़ी डिटेल भरा टॉपिक है, वैसे हम काफ़ी डिटेल से देखेंगे। आइए देखते हैं अगली नदी। अब हम देखेंगे बेतवा नदी। बेतवा नदी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमर्रा नामक गांव से निकलती है। तो बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले से? रायसेन जिले से। यह हमें हर एक नदी के बारे में ध्यान रखना है कि वह कौन से ज़िले से निकलती है। तो बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कौन से? कुमरा नामक गाँव, कुमरा भी कहते हैं इसे, कुमर्रा भी कहा जाता है। तो कुमरा नामक गाँव से निकलती है। इसके अलावा इसका प्राचीन नाम, बेतवा का प्राचीन नाम बेतरवती नदी है, और बेतवा नदी मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में विचरण करने के पश्चात उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद स्थित यमुना नदी में मिल जाती है। तो बेतवा नदी से आपको याद रखना है कि बेतवा नदी मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में विचरण करने के पश्चात उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद स्थित यमुना नदी में मिल जाती है। तो किस नदी में मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। इसका बहाव उत्तर की ओर है। तो इसका बहाव किस ओर है? इसका बहाव उत्तर की ओर है। इस नदी की संपूर्ण लंबाई 380 किलोमीटर है। तो इस नदी की संपूर्ण लंबाई कितनी है? 380 किलोमीटर है। तो बेतवा नदी को एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा या कुमर्रा नामक गांव से निकलती है। इसका प्राचीन नाम बेतरवती नदी है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में विचरण करने के पश्चात उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद स्थित यमुना नदी में मिल जाती है। इसका बहाव उत्तर की ओर है। इस नदी की संपूर्ण लंबाई 380 किलोमीटर है। इस नदी की संपूर्ण लंबाई कितनी है? 380 किलोमीटर। आइए देखते हैं एक और नदी के बारे में। अब देखेंगे हम सोन नदी के बारे में। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनते हैं एग्जाम में। तो यह नदी विंध्याचल पर्वत की अमरकंटक पीक पहाड़ियों से, तो यह नदी कहाँ से? यह नदी विंध्याचल पर्वत की अमरकंटक की पहाड़ियों से पेंड्रा रेलवे स्टेशन से लगभग 19 किलोमीटर लंबी है। तो यह नदी क्या है? यह नदी विंध्याचल पर्वत के अमरकंटक की पहाड़ियों से पेंड्रा रेलवे स्टेशन से लगभग 19 किलोमीटर लंबी है। और सोन नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती हुई। तो सोन नदी कहाँ कहाँ? सोन नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती हुई। तो किन किन राज्यों में? मध्य प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में भी और साथ ही बिहार में भी बहती हुई पटना के समीप दानापुर के पास। तो कहाँ? पटना के समीप दानापुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है।
इसकी सहायक नदी उत्तरी कोयल है। तो इसकी सहायक नदी क्या है? उत्तरी कोयल है। तो सोन नदी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। यह नदी विंध्याचल पर्वत की अमरकंटक की पहाड़ियों से पेंडा रेलवे स्टेशन से लगभग 19 किलोमीटर लंबी है। और सोन नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती हुई पटना के समीप दानापुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी उत्तरी कोयल है। आइए देखते हैं एक और नदी के बारे में। देखेंगे क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी पवित्र नदी मानी जाती है। तो क्षिप्रा क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के समीप। तो क्षिप्रा नदी कहाँ? क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के समीप काकरी वर्डी नामक पहाड़ी से निकलती है। तो क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के समीप काकरी वर्डी नामक पहाड़ी से निकलती है। काकरीवाड़ी नामक पहाड़ी से निकलती है। यह नदी 195 किलोमीटर लंबी तथा यह 93 किलोमीटर तक मध्य प्रदेश की। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि क्षिप्रा नदी की लंबाई कितनी है? तो यह नदी 195 किलोमीटर लंबी तथा यह 93 किलोमीटर तक मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में प्रभावित होती है। तो क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के समीप काकरीवर्डी नामक पहाड़ी से निकलती है। यह नदी 195 किलोमीटर लंबी तथा यह 93 किलोमीटर तक मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में प्रभावित होती है। यह 93 किलोमीटर तक मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में प्रभावित होती है। पुनः रतलाम और मंदसौर जिलों में बहती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। तो ये किस में मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। खान और गंभीर इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो खान और गंभीर इसकी सहायक नदियाँ हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के समीप काकरीवर्डी नामक पहाड़ी से निकलती है। यह नदी 195 किलोमीटर लंबी तथा यह 93 किलोमीटर तक मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में प्रभावित होती है। पुनः रतलाम और मंदसौर जिले में बहती हुई यह चंबल नदी में मिल जाती है। खान और गंभीर इसकी सहायक नदियां हैं। तो खान और गंभीर इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के समीप काकरीवर्डी नामक पहाड़ी से निकलती है। यह नदी 195 किलोमीटर लंबी है तथा यह 93 किलोमीटर तक मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में बहती है, प्रभावित होती है और पुनः रतलाम और मंदसौर जिले में बहती हुई यह चंबल नदी में मिल जाती है। खान और गंभीर इसकी सहायक नदियां हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट नदी है। यहाँ से भी 1 या 2 प्रश्न आपको मिल जाते हैं एग्जाम में कई बार। आइए देखते हैं अगली नदी के बारे में। इसके बाद देखते हैं केन नदी। केन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। केन नदी मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की कटनी नामक तहसील से निकलती है। तो केन नदी मध्य प्रदेश के कहाँ से? केन नदी मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की कटनी नामक तहसील से निकलती है। तो केन नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की कटनी नामक तहसील से। यह उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की सीमा में, और यह कहाँ? उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की सीमा में 160 किलोमीटर बहने के बाद यमुना नदी में मिल जाती है। तो केन नदी क्या है? केन नदी मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की कटनी नामक तहसील से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की सीमा में 160 किलोमीटर बहने के बाद यमुना नदी में मिल जाती है। आइए देखते हैं इसके बाद एक और नदी। अब हम देखेंगे टॉस नदी के बारे में। तो टॉस नदी मध्य प्रदेश के सतना जिला की मैहर तहसील के कैमूर पहाड़ियों से निकलती है। तो टॉस नदी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो टॉस नदी मध्य प्रदेश के सतना जिला की मैहर तहसील के, तो टॉस नदी कहाँ से? सतना जिला से। और सतना जिला में कहाँ से? मैहर तहसील के कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में सिरसा नामक स्थान के पास गंगा नदी में मिल जाती है और बेलन इसकी सहायक नदी है। तो टॉस नदी क्या है? टॉस नदी मध्य प्रदेश के सतना जिले की मैहर तहसील के कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में सिरसा नामक स्थान के पास गंगा नदी में मिल जाती है और बेलन इसकी सहायक नदी है। इसके बाद देखते हैं काली सिंध नदी। तो काली सिंध नदी के बारे में हम देखेंगे। काली सिंध भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काली सिंध नदी देवास के समीप बागली नामक गांव से निकलकर चंबल नदी में मिल जाती है। तो काली सिंध नदी कहाँ से निकलती है?
काली सिंध नदी निकलती है देवास से और देवास के समीप बागली नामक गांव से निकलकर चंबल नदी में मिल जाती है। तो ये भी किस में मिल जाती है? चंबल नदी में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि काली सिंध नदी कहाँ से निकलती है? तो यह देवास के समीप बागली नामक गांव से निकलकर और चंबल नदी में मिल जाती है। इसके बाद देखेंगे वैनगंगा नदी। वैनगंगा नदी, तो वैनगंगा नदी देखेंगे। वैनगंगा मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के परसवाड़ा पठार से निकलकर, तो वैनगंगा नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से। तो कौन से जिले से? मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से। और सिवनी जिले के परसवाड़ा पठार से निकलकर सिवनी छिंदवाड़ा के मध्य प्रभावित वर्धा नदी में एवं वैनगंगा का संगम स्थल प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। जो है वैनगंगा मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है, आपसे पूछा जाएगा। तो वैनगंगा मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के परसवाड़ा पठार से निकलकर सिवनी छिंदवाड़ा के मध्य प्रभावित होती है। वह वर्धा नदी एवं वैनगंगा का संगम स्थल प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि वैनगंगा का संगम स्थल किस नाम से जाना जाता है? तो वैनगंगा का संगम स्थल प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं तवा नदी। तवा नदी भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखेंगे यह नदी पचमढ़ी के पास महादेव पर्वत की पहाड़ियों से निकलकर, तो यह नदी कहाँ से? यह नदी पचमढ़ी के पास महादेव पर्वत की पहाड़ियों से निकलकर उत्तर की ओर बहती है। तो यह नदी पचमढ़ी के पास महादेव पर्वत की पहाड़ियों से निकलकर उत्तर की ओर बहती है। तो कहाँ बहती है यह नदी? पचमढ़ी के पास महादेव पर्वत की पहाड़ियों से निकलती है और उत्तर की ओर बहती है। यह होशंगाबाद की प्रमुख नदी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि होशंगाबाद की प्रमुख नदी, तो होशंगाबाद की प्रमुख नदी है तवा नदी। और इसकी सहायक देनवा नदी पचमढ़ी के पठार से निकलती है। और तवा की सहायक नदी कौन सी है? देनवा नदी, जो कहाँ से निकलती है? पचमढ़ी के पठार से निकलती है। इसकी अन्य सहायक नदियों में मालिनी और सुखतवा है। तो तवा नदी के बारे में हमने देखा। यह नदी कहाँ से निकलती है? यह नदी पचमढ़ी के पास महादेव पर्वत की पहाड़ियों से निकलकर उत्तर की ओर बहती है। यह होशंगाबाद की प्रमुख नदी है। इसकी सहायक देनवा नदी पचमढ़ी के पठार से निकलती है। इसकी अन्य सहायक नदियों में मालिनी और सुखतवा है। इसके बाद हम देखेंगे पार्वती नदी। तो पार्वती नदी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह नदी विंध्याचल द्रोणी के उत्तरी ढाल से निकलती है। तो यह नदी कहाँ से निकलती है? विंध्याचल द्रोणी के उत्तरी ढाल से निकलती है। और मध्य भारत के पठार पर यह नदी केवल चाचौड़ा तथा गुना तहसीलों की सीमा पर 37 किलोमीटर बहती है। तो यह नदी कहाँ से निकलती है? यह नदी विंध्याचल द्रोणी के उत्तरी ढाल से निकलती है। विंध्याचल द्रोणी के कहाँ से? उत्तरी ढाल से निकलती है। मध्य भारत के पठार पर यह नदी, तो यह नदी कहाँ? यह नदी मध्य भारत के पठार पर यह नदी केवल चचौड़ा तथा गुना तहसीलों की सीमा पर 37 किलोमीटर बहती है। तो गुना तहसीलों की सीमा पर कितनी बहती है? 37 किलोमीटर बहती है। और अंत में चंबल नदी में मिल जाती है। तो अंत में किस में मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है पार्वती नदी। तो यह नदी एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। यह नदी विंध्याचल द्रोणी के उत्तरी ढाल से निकलती है और मध्य भारत के पठार पर यह नदी केवल चचौड़ा तथा गुना तहसीलों की सीमा पर 37 किलोमीटर बहती है और अंत में चंबल नदी में मिल जाती है। आइए देखते हैं अगली नदी के बारे में, जो है सक्कर नदी। तो सक्कर नदी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से और कई बार एमपी पुलिस जैसे एग्जामों में पूछी जा चुकी है। यह नदी नर्मदा की सहायक नदी है। तो कई बार ऐसे ही पूछा जाता है कि नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है? 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें सक्कर भी ऑप्शन में रहेगी। तो आप लगा सकते हैं कि नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है? सक्कर नदी। जो इसमें बाईं ओर से मिलती है, तो नर्मदा में किस ओर से मिलती है? बाईं ओर से मिलती है।
इस नदी का उद्गम कहाँ से? इस नदी का उद्गम होता है छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा से 18 किलोमीटर उत्तर में। तो इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा से 18 किलोमीटर उत्तर में इस नदी का उद्गम होता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो शक्कर नदी को एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। यह नदी नर्मदा की सहायक नदी है जो इसमें बाईं ओर से मिलती है। इस नदी का उद्गम छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा से 18 किलोमीटर उत्तर में है। तो ऑल एमपी चैनल पे हमने आबहा तंत्र के अंतर्गत नदियों के बारे में लगभग 13 नदियों को कवर किया। मैंने काफ़ी डिटेल से देखा। तो ऑल एमपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आगे एक और टॉपिक में हम कुछ और चीज़ें महत्वपूर्ण फैक्ट कवर करेंगे आबहा तंत्र के, और इस टॉपिक को हम 2 वीडियो में लगभग पूरा ख़त्म करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।